फिर लेंगे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट टीसीए साइकिल एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स पीडीएच कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं। तो अब ये अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ना 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो प्रीवियस चैप्टर में हमने रिवाइज किए थे ग्लाइकोलाइसिस के। जिस बंदे ने ग्लाइकोलाइसिस का लेक्चर लिया है ना उसे आइडिया है कि पायरुवेट की 4 फिट्स होती हैं, लैक्टेट है, एथनॉल, ऑक्सैलोएस्टेट और साथ में एसिटाइल कोए। ठीक है, अब ये मेनली हम इन दो को याद रखेंगे इस वीडियो में कि पायरुवेट से एसिटाइल कोए बन सकता है और पायरुवेट से ऑक्सैलोएस्टेट बनता है। अब अपने मेन टॉपिक मतलब टीसीए साइकिल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास पायरुवेट होता है ना, वो हमारे पास एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन करवाता है, जो हम जैसे कि हम पीछे देख के आए हैं ना कि जो हमारा पायरुवेट होता है ना वो एसिटाइल कोए के अंदर जा रहा होता है पीएच कॉम्प्लेक्स की मदद से वगैरह। जो सोर्स मेन है हमारे पास टीसी साइकिल का वो पायरुवेट है, उसके हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की मदद से। तो होता हो कैसे रहा होता है ये प्रोसेस, तो हम मेनली बताएंगे कि जो हमारे पास पायरुवेट आ रहा होता है ना ग्लाइकोलाइसिस से, एंड प्रोडक्ट है जो ग्लाइकोलाइसिस का, वो ट्रांसपोर्ट होगा हमारे पास साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रियल, साइटोसोल से चल जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। हमारे पास वहाँ पे ना पायरुवेट के माइटोकॉन्ड्रियल कैरियर पड़े होते हैं, जिससे ना साइटोसोल से ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर भेज होते हैं। तो ये टीसी साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है ना। तो आगे हम बताएंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे पीडीएच जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो मैट्रिक्स के अंदर पड़ा होता है, वो कन्वर्ट करवाता है इस पायरुवेट को एसिटाइल कोए के अंदर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम बताएंगे जो पीडीएच कम्प्लेक्स होते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स में हम मेनली 3 कंपोनेंट्स कहते हैं। एक पहला कंपोनेंट का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, सेकंड वो कंपोनेंट है उसका नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, थर्ड कंपोनेंट का नाम होता है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। मतलब इन्हें हम कहते हैं ये 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स के बाद हम बताएंगे जो पीडीएच कम्प्लेक्स है ना, इसके पास 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। ये एमसीक्यू भी आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी एंजाइम फॉर पीडीएच कम्प्लेक्स। तो एक होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज होता है पीडीएच काइनेज, एक होता है पीडीएच फोस्फेटेज। ये हमारे पास इस कंसर्न नहीं है अभी। अभी हम पढ़ेंगे कि जो 3 ये पढ़े ना हमारे पास पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज ट्रांसएसिटाइलेज और डिहाइड्रोजिनेज, इनको आगे को एंजाइम भी चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज होता है ना इसे चाहिए होता है E1। E1 अब हमारे पास क्या है, थियामिन पायरोफॉस्फेट। मीन्स के जो हमारे पास पड़ा था ना पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, इसे चाहिए होता है थियामिन पायरोफॉस्फेट। और जो सेकंड था डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, इसे चाहिए होता है E2 या लाइपोइक एसिड और को साथ में कोए। थर्ड हमारे पास आता था डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, इसे हमारे पास थर्ड कोएंजाइम कौन सा चाहिए होता है, FAD और NAD। हमारे पास E4 और E5 भी होते हैं जिनमें FAD और NAD अलग अलग कहते हैं। तो मेनली हमें पीडीएच कम्प्लेक्स का पता चाहिए कि नहीं चाहिए क्या क्या और ये है क्या क्या। अब हमारे पास अगर हम बात करेंगे ये डायग्राम के अंदर, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो ये मैकेनिज्म क्या है हमारे पास पीडीएच कम्प्लेक्स से वर्क करने का, तो हम इसमें बताएंगे हमारे पास पीडीएच कम्प्लेक्स काम कैसे कर रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा था पायरुवेट। पायरुवेट के ऊपर जो हमारे पास E1 था ना हमारे पास, जिसका नाम था पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज ने पायरुवेट को प्रोटेक्ट करना है और डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देनी है। और हमारे पास सिंपल आगे हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास इसका एक हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव बच जाएगा इसके बाद। ठीक है, अब इस हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव ने ना आगे की तरफ जाना है। और यहाँ पे मतलब अगर आपने देखा होगा ना, मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है ना उसे थियामिन पायरोफॉस्फेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे गिवन भी है थियामिन पायरोफॉस्फेट, ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के साथ मिलेगा। देन फिर ये पायरुवेट आगे इसकी अपने हाइड्रोक्सीथाइल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आगे यहाँ से हाइड्रोक्सीथाइल फॉर्म में आगे जाना है। और इससे अब मैंने बताया था कि 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कोए चाहिए होता है और लाइपोइक एसिड चाहिए होता है, क्योंकि ये यहाँ पे एंजाइम होता है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। हमने अगर पढ़ा पीछे भी पढ़ के आए हैं कि इसलिए जो E2 चाहिए होता है इसे, वो लाइपोइक एसिड और कोए है। अब यहाँ पे लाइपोइक एसिड और कोए इसे चाहिए होते हैं, ये इसकी मदद से आगे हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सल्फाइल फॉर्म ऑफ लाइपोइक एसिड के अंदर। ठीक है, आगे फिर इसके बाद अगर बात करेंगे थर्ड एंजाइम जो हमारे पास था डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। तो जब हमारे पास ये हमारे पास सल्फाइल फॉर्म होती है ना लाइपोइक एसिड की हमारे पास आ जाती है, तो अब इसके अंदर से हमने हमारे पास FAD को ऑक्सीडाइज करवा के FADH2 के अंदर कन्वर्ट करना था। ठीक है, उसके लिए हमारे पास थर्ड है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो उसमें हम बताएंगे कि इस किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो हमारे पास ऑक्सीडाइज करवाता है FADH2 के अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ना वो निकल के इसके अंदर ऐड होते हैं FAD के अंदर, वो मिलके साथ में क्योंकि डिहाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की रिमूवल करनी है, यहाँ से निकल के FAD के पास आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल सल्फाइल फॉर्म वापस निकल जाएगी। और यहाँ पे इसे चाहिए क्या होता है, थर्ड वाले को हमने पढ़ा भी था कि जो थर्ड वाला है ना उसे चाहिए होता है FAD और NAD। तो यहाँ पे सिंपल FAD और NAD चाहिए होता है, FAD सिंपल FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और NAD NADH2 या NADH+H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे पास इस जो स्टेप होती है ना इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, मतलब जो पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर आता है, ये स्टेप बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसकी रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास यहाँ पे मैं डायग्राम समझाता हूँ कि पीछे अगर हम देखेंगे ना तो पीछे इसकी पूरी मुकम्मल रेगुलेशन है गिवन। तो रेगुलेशन इस पेज पे है, तो मेनली मैंने ऊपर नोट किया हुआ है कि हमारे पास जब पीडीएच काइनेज एक्टिवेट होगा ना तो वो इनएक्टिव करवा देगा E1 को। जब E1 इनएक्टिव होगा तो हमारे पास जो फर्स्ट एंजाइम था ना हमारे पास पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, वो भी इनएक्टिव हो जाएगा और ये मतलब प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब काइनेज ने आके बंद करवा दिया
E1 को E1 ने आगे प्रोसेस एसिटाइल कोई की फॉर्मेशन बंद करवा दी, ठीक है। अब पीडीएच जब फोस्फेटेज एक्टिव होगा ना, वो एक्टिवेट करवा देगा E1 को और ये एसिटाइल कोई की फॉर्मेशन होगी। अब जब हमारे एनर्जी ज़्यादा होगी, एटीपी ज़्यादा होगी, एनएडीएच ज़्यादा होगा या कोए ज़्यादा होगा ना, एसिटाइल कोए, तो क्या होगा, ये सारे मिलकर काइनेज को एक्टिवेट करवा देंगे। अब काइनेज का तो हमें पहले ही पता है, उसने इनएक्टिव करना था E1 को, तो एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन नहीं होगी। आगे हम बताएंगे जब हमारे पास मोर पायरुवेट ज़्यादा होगा ना, तो पायरुवेट से तो हमें पता है एसिटाइल कोए बनना है, एसिटाइल कोए ज़्यादा बनेगा, तो हमारे पास ना E1 एक्टिव होगा। E1 एक्टिव होने के बाद हम कह देंगे जी हमारे पास एसिटाइल कोए नहीं बनेगा ज़्यादा। आगे हम बताएंगे जब कैल्शियम ज़्यादा होगा ना, तो वो एक्टिवेट करवाएगा E1 को। देन आगे हमें पता है E1 एक्टिवेट होगा तो क्या होगा। अगर बुक की लाइन स्टोरी रीड करें, तो सबसे पहले हम बताएंगे जो पीडीएच हमारे पास काइनेज होता है ना, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनएक्टिव करता है E1 को, फोस्फेटेज एक्टिवेट करता है E1 को। अब पायरुवेट हमारे पास वो कह रहा है इज इंपॉर्टेंट इनहिबिटर ऑफ पीडीएच काइनेज। जब पायरुवेट आएगा वो इनहिबिट करवा देगा पीडीएच काइनेज को, काइनेज इनहिबिट होगा तो E1 मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। अब काइनेज मतलब इनहिबिट है, E1 एक्टिवेट है, तो इजीली हमारे पास एसिटाइल कोई की फॉर्मेशन होगी। आगे हम चलेंगे हमारे पास डेफिशिएंसी की तरफ। वो कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा सब यूनिट, अगर हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो गया E1 की। अब E1 एक टेट्रामेरिक मतलब कंपोनेंट है, पीडीएच कम्प्लेक्स है ना, इसका एक E1 कंपोनेंट होता है, आपको पहले बता चुका हूँ। अगर इसकी हमारे पास इसके अल्फा सब यूनिट की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो होती तो बड़ी रेयर है, तो हमें हो जाती है कंजेंटल लैक्टिक एसिडोसिस। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज हमारे पास एबिलिटी होता है, हमारे पास जो कन्वर्ट होता है ना पायरुवेट एसिटाइल कोई के अंदर, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि E1 नहीं है हमारे पास। E1 नहीं है तो हमारे पास पायरुवेट एसिटाइल कोई के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि देन वो क्या होगा, काजिंग पायरुवेट अब वापस अगर एसिटाइल कोई नहीं बनेगा तो वापस की तरफ किसी और फॉर्म यानी कि लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से। तो वो मतलब लैक्टिक एसिड या लैक्टेट की फॉर्मेशन करवाता रहेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। सिम्टम्स वो वेरिएबल है, लाइक न्यूरोडिजनरेशन हो जाएगी, मसल स्पेसिसिटी हो जाएगी, अर्ली डेथ हो जाएगी बच्चे की ना, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही होगी ना, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, एसिटाइल कोई बनेगा नहीं और टीसी साइकिल रन नहीं करेगी। अब इसमें सिंपल है कि हमारे पास ट्रीटमेंट आमतौर पे तो ट्रीटमेंट नहीं होता, हम सप्लीमेंटेशन देंगे थियामीन से। देन अगर हम स्टार्ट करेंगे ना हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग, तो हम बताएंगे जो आर्सेनेट होता है ना, आर्सेनिक या आर्सेनेट, ये इंटरफेयर करता है ग्लाइकोलाइसिस को, और हमारे पास एट दी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3-फॉस्फेट वाला स्टेप होता है ना, उसे जाके इनहिबिट करवाता है। तो सिंपल है कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करवा देगा। और जो हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है ना, वो मेनली क्यों होती है, प्राइमली ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कम्प्लेक्स, हमारे पास लाइपोइक एसिड एज ए कोएंजाइम। मतलब ये जो आर्सेनिक होती है ना, आर्सेनिक पॉइजनिंग क्यों होती है कि मेनली ये इनहिबिट करवा देता है हमारे पास कोएंजाइम जो लाइपोइक एसिड होता है। लाइपोइक एसिड अगर हमारे पास नहीं होगा तो सिंपल है कि पीडीएच कम्प्लेक्स का एक मतलब जो हमारे पास डिहाइड्रोजनेज वाला डाइहाइड्रोलिपोल डिहाइड्रोजनेज था ना, ट्रांसएसिटाइलेज, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो सिंपल है हमारे पास टीसी साइकिल भी इनहिबिट हो जाएगी। अब जो आर्सेनेट होता है ना, वो करता क्या है, वो स्टेबल बॉन्ड बनाता है हमारे पास थायोल ग्रुप ऑफ लाइपोइक एसिड के साथ। अब थायोल ग्रुप ऑफ जब लाइपोइक एसिड के साथ वो बाइंड कर देगा ना, तो सिंपल है उससे वो अनअवेलेबल करवा देगा एज ए कोएंजाइम फॉर जो डाइहाइड्रोलिपोल ट्रांसएसिटाइलेज, तो हमारे पास काम नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास टीसी साइकिल रन नहीं कर पाएगी। अब हमारे पास अगर सिंपल डायग्राम से स्टार्ट करें ना, तो हमारे पास क्या होता है, एसिटाइल कोई हमारे पास पता है पायरुवेट ने एसिटाइल कोई बनाना था, पीडीएच कम्प्लेक्स अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो ऑक्सैलोएस्टेट है ना, वो भी अगर हमने पढ़ा हो ना, मतलब अगर आप रिसेंटली देखें तो पायरुवेट की एक फॉर्म है, मतलब ऑक्सैलोएस्टेट भी ना, तो ऑक्सैलोएस्टेट और साथ में जो एसिटाइल कोई हमारे पास मिलेंगे ना, वो मिलके हमारे पास बना देंगे सिट्रेट बाय सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। अब सिट्रेट सिंथेज की मदद से बन जाएगा सिट्रेट। इसी को हम बुक में पढ़ते हैं कि देखिए हमारे पास बताया गया है कि जो सिट्रेट होता है ना, ये मतलब इस सिंथेज कैसे होती है कि एसिटाइल कोए और ऑक्सैलोएस्टेट मिलते हैं सिट्रेट सिंथेज की मदद से और सिट्रेट बना देते हैं, ठीक है। अब वो एंजाइम कह रहा है कि एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय सिट्रेट, मतलब जब सिट्रेट ज़्यादा होगा ना तो ऑटोमेटिकली सिट्रेट सिंथेज इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है जो ऑक्सैलोएस्टेट ग्रेटली इंक्रीज करता है एफिनिटी फॉर एसिटाइल कोए, मतलब जो पहले ऑक्सैलोएस्टेट खुद आएगा, फिर वो एसिटाइल कोए की इन्फिनिटी बढ़ा देगा, बाद में वापस में कंडेंस करेंगे और बना देंगे हमारे पास सिट्रेट सिंथेज की मदद से। देन अगर हम नेक्स्ट स्टेप पढ़े ना, तो हम बताएंगे सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा एकोनिटेज की मदद से। सिट्रेट ने आइसोसिट्रेट बनाना है एकोनिटेज की मदद से, तो हम देखेंगे जो सिट्रेट को यहाँ पे देखें, सिट्रेट आइसोमराइजेशन में बता रहे हैं कि सिट्रेट आइसोसिट्रेट के अंदर जाएगा एकोनिटेज की मदद से। अब एकोनिटेज का एक इनहिबिटर होता है हमारे पास फ्लोरास्टेट एक पेस्टिसाइड है, तो सिंपल पेस्टिसाइड ये जब आएगा ना, तो सिंपल सिट्रेट की मतलब आइसोमराइजेशन को रोक देगा, क्योंकि ये एकोनिटेज को इनहिबिट कर रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्लोरास्टेट है ना, वो क्या करेगा, फ्लोरास्टेट ना फ्लोरास्टाइल कोई बनाएगा, जो कि देन ऑक्सैलोएस्टेट के साथ मिलेंगे और हमारे पास फ्लोरोसिट्रेट बना देगा, ठीक है, जो कि एकोनिटेज का एक पोटेंट इनहिबिटर है, ठीक है। ये पूरा मुकम्मल बता देंगे कि हमारे पास फ्लोरास्टेट आके किस तरह एकोनिटेज को इनहिबिट करेगा। देन अगर हम देखेंगे ना, हमारे पास आइसोसिट्रेट जाना है अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर,
कैसे जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी याद रखिएगा कि डीहाइड्रोजनेज आ रहा होगा ना, यहाँ तो वहाँ पे NADH बनेगा, या हमारे पास वहाँ पे FADH2 बनेगा, ठीक है। आइसोसिट्रेट अब हमारे पास जा रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। और एक याद रखना है कि जब भी हमारे पास हमने बताना ना कि डीहाइड्रोजनेज आएगा, तो डीहाइड्रोजनेज हमारे पास जो पीछे वाला एक मतलब स्टेप होता है ना, उसका नाम के साथ आता होता है। लाइक आइसोसिट्रेट है ना, तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की वजह से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे TCA साइकिल का पहला NADH और हमारे पास पहला कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास काफ़ी रेगुलेटरी स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसे रेगुलेट किया जाता है। हमारे पास जब हाई एनर्जी लाइक ATP होगा या NADH हो जाएगा, तो TCA साइकिल इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। लाइक हमारे पास जब लो एनर्जी या कैल्शियम होगा ना, तो वो एक्टिवेट करवा देंगे TCA साइकिल को। यही हमारे पास यहाँ पे लिखा गया हमारे पास बुक के अंदर। कैसे कि वो हमारे पास बता रहा है कि जो हमारे पास हमने क्या आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की वजह से तो हमने बता लिया ना अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा। तो यहाँ पे पहला NADH और हमारे पास पहला कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो एक्टिवेट इससे करवा रहे होंगे ADP और साथ में कैल्शियम, और इनहिबिट करवा रहे होंगे ATP और साथ में NADH। तो हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब देन हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो था ना अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो यही अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स की मदद से जाएगा किसके अंदर, सुक्सिनाइल कोए के अंदर, ठीक है। अब सुक्सिनाइल कोए इस स्टेप को भी रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे जब डीहाइड्रोजनेज आता है, तो मैंने बताया था डीहाइड्रोजनेज ने या तो NADH बनाना, तो यहाँ पे NADH किया मैंने, तो NADH बनेगा, साथ में सेकंड NADH सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। ये भी रेगुलेटरी स्टेप से रेगुलेट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे जब NADH या सुक्सिनाइल कोए या बढ़ जाएगा ना, तो खुद ही इसको इनहिबिट करवा देंगे वो, ठीक है, कि ये इनहिबिट हो जाए और अल्फा कीटोग्लूटारेट ये TCA साइकिल आगे ना चल पाए। तो जब हमारे पास कैल्शियम आएगा ना, तो कैल्शियम इस स्टेप का एक्टिवेटर होगा, वो एक्टिवेट करेगा स्टेप को, ताकि वो फॉरवर्ड आगे मूव करता जाए। इसी को अगर हम पढ़ेंगे ना हमारे पास बुक के अंदर, तो वो यहाँ पे गिवन भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं हम कैसे। अल्फा कीटोग्लूटारेट जाएगा सुक्सिनाइल कोए के अंदर, हमारे पास सुक्सिनाइल ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स की मदद से, ठीक है। अब इसकी एंजाइम की होती है 3 कॉपीज होती हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे जो रिएक्शन हमारे पास सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराएगा और सेकंड NADH रिलीज कराएगा, वो मैं आपको बता चुका होता हूँ, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे ना हमारे पास, तो हम बताएंगे जो हमारे पास सुक्सिनाइल कोए है ना, उसने सुक्सिनेट के अंदर जाना है। हमारे पास सुक्सिनेट थियोकाइनेज की मदद से, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है ग्लाइकोलाइसिस वाली वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वो क्या होती है। तो हम सुक्सिनाइल कोए जब जाएगा ना सुक्सिनेट के अंदर, तो हमारे पास सुक्सिनेट थियोकाइनेज यूज़ होगा, और पहला GTP या ATP अगर इसे हम कह देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास पहला GTP बन रहा होगा या ATP बन रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, हमारे बुक के अंदर कैसे शो किया गया है। वो कह रहा है जो सुक्सिनाइल को है ना, उसकी क्लीवेज होगी सुक्सिनाइल थियोकाइनेज की मदद से, जो इसे क्लीव करवाएगा और बाद में इसे ना थियो एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा और सुक्सिनेट बनवा देगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है, हमें सिंपल कुछ खास नहीं है। आगे जो हमारे पास मानेगा ना सुक्सिनेट, अब इस सुक्सिनेट को हमें कन्वर्ट करना होता है फ्यूमारेट के अंदर, सुक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज की वजह से। यहाँ पे जब मैंने बताया था डीहाइड्रोजनेज यूज़ होगा, या तो NADH बनेगा या हमारे पास FADH2 बनेगा। तो यहाँ पे सुक्सिनेट जब फ्यूमारेट के अंदर जाएगा ना, तो ऐसे हमने याद किया था जब फ्यूमारेट बनेगा तो FADH2 आएगा, ठीक है। तो FADH2 जब आ रहा होगा, तो हम बता देंगे यहाँ पे भी एनर्जी मिल रही है सुक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज की मदद से। तो बुक के अंदर यही स्टेप को दिखाया गया, जब सुक्सिनेट के हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे फ्यूमारेट की मदद से, तो उसके बाद हम सुक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज की मदद से पहले यूज़ करवाएंगे, तो हमारे पास फ्यूमारेट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है पहला FADH2 यहाँ पे मिल रहा होता है, ठीक है। FAD हमारे पास यूज़ होता है एज कम्पेयर टू NAD, और हमारे पास FADH2 बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास कि जो हमारे पास आता है ना फ्यूमारेट ने देन कन्वर्ट होना होता है मैलेट के अंदर फ्यूमारेज की मदद से। फ्यूमारेट तो फ्यूमारेज, यहाँ पे हमारे पास वाटर की एडिशन होती है, रिमूवल होती है, वो हम नहीं करेंगे। जो हमारे पास फ्यूमारेट की हाइड्रेशन करनी होती है ना, फ्यूमारेट के अंदर वाटर ऐड किया जाता है फ्यूमारेज की मदद से, और मतलब ये इसका आगे यूरिया साइकिल के अंदर है, हम काम यहाँ पे अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अब फ्यूमारेट की हमने हाइड्रेशन करवा दी, तो फ्यूमारेट चला गया था मैलेट के अंदर। अब फाइनल हमारे पास मैलेट आया था, मैलेट की हमने डीहाइड्रोजनेज, मतलब जब मैंने बताया था ना डीहाइड्रोजनेज यूज़ होगा, तो या NADH मिलेगा या FADH2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड NADH मिल रहा होगा TCA साइकिल का, तो हमारे पास मैलेट के जरिए वापस ऑक्सैलो स्टेट, जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने सबस्ट्रेट लिया था ना ऑक्सैलो स्टेट, जो एस्टाइल को एक साथ मिलता था, तो वहाँ पे हमें वापस मिल जाएगा ऑक्सैलो स्टेट। तो अगर हम इसकी एनर्जी कैलकुलेशन देखें तो हमने पूरे साइकिल में पढ़ा है, तो 3 जगह हमें NADH मिल रहे थे, एक FADH2 मिल रहा था और एक हमारे पास मिल रहा था GTP। अब हमें पता कि एक NADH से 2.5 हम या एनर्जी गिनते हैं, या हम कहते हैं 3 NADH मिलेंगे हमारे पास। हमारे पास 3 हमारे पास जो NADH होता है ना, वो टोटल 9 ATP देते हैं। एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं, और यहाँ पे एक ही है तो हम 2 गिन लेंगे, और साथ में एक GTP इक्वल टू 1 ATP, तो हमारे पास 9 2 1 1 कुल मिला के 12 ATP हमारे पास आ रहे होंगे पूरे TCA साइकिल के अंदर। ये हमारे पास TCA साइकिल कवर है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस।